उस खबर का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे जिसके बारे में आपको आधी अधूरी नहीं बल्कि पूरी की पूरी 100% जानकारी होनी चाहिए। कोविशील्ड वैक्सीन का फॉर्मूला तैयार करने वाली एस्ट्राजेनेका कंपनी ने ब्रिटेन की एक अदालत में यह माना है कि दुर्लभ मामलों में इस वैक्सीन के इस्तेमाल से शरीर में खून के थक्के जम सकते हैं, यानी ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है और इसकी वजह से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। एस्ट्राजेनेका ने यह जानकारी ब्रिटेन की एक हाईकोर्ट में दी है, जहां एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवाने वाले कुल मिलाकर 51 पीड़ित परिवारों ने इस कंपनी के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है और इस वैक्सीन को डिफेक्टिव घोषित करने की मांग करते हुए इस कंपनी से 1000 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है। और अभी इस मामले में अदालत की सुनवाई पूरी नहीं हुई है, इसलिए अभी तक कोई फैसला अदालत ने नहीं सुनाया है। अभी सिर्फ सुनवाई चल रही है, अंतिम फैसला अभी नहीं आया है और अंतिम फैसला जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि अदालत क्या इस बात को मानेगी कि एस्ट्राजेनेका ने लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है। क्या अदालत यह फैसला देगी कि एस्ट्राजेनेका में कोई खामी थी, इसके साइड इफेक्ट्स खतरनाक हैं, या फिर एस्ट्राजेनेका को क्लीन चिट दे देगी। लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट के जरिए यह पता चला है कि फरवरी के महीने में एस्ट्राजेनेका कंपनी ने अदालत में एक हलफनामा दायर करके यह स्वीकार किया कि दुर्लभ मामलों में, यानी बहुत रेयर मामलों में, उसकी कोविड वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एस्ट्राजेनेका के मुताबिक इससे शरीर में खून के थक्के जमने का एक रेयर साइड इफेक्ट हो सकता है, जिसे टीटीएस कहते हैं। और टीटीएस क्या होता है? इसका मतलब होता है थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम, इसलिए इसे टीटीएस कहा जाता है। इस सिंड्रोम में जब किसी व्यक्ति की बाजू में वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाता है तो वो वैक्सीन कुछ समय के बाद ब्लड स्ट्रीम यानी रक्त कोशिकाओं में चली जाती है और इस दौरान कुछ मामलों में, बहुत रेयर मामलों में, यह वैक्सीन ब्लड स्ट्रीम के अंदर एक खास प्रोटीन से मिल सकती है जिसे प्लेटलेट फैक्टर 4 कहते हैं। वैसे ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर किसी मामले में ऐसा हो जाए तो शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से इस प्रोटीन को कोरोना वायरस समझ लेता है और फिर उस पर ही हमला करने लगता है, यानी जो वैक्सीन आपने इलाज के लिए लगाई है उसी पर हमला करने लगता है और इसके बाद शरीर में कुछ जगहों पर खून के धक्के जमने लगते हैं और अगर ये ब्लड क्लॉट्स हृदय और मस्तिष्क को खून पहुंचाने वाली रक्त कोशिकाओं में बन जाएं तो इससे हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। और यही बात एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के साथ हो रही थी, जिसे इस कंपनी ने ब्रिटेन की एक अदालत में अब स्वीकार कर लिया है। और भारत समेत पूरी दुनिया में जितने भी लोगों ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवाई है, अब वो इस खबर से बेहद डरे हुए हैं। पूरी दुनिया में 170 से ज्यादा देश ऐसे हैं जहां लोगों को एस्ट्राजेनेका की यह वैक्सीन लगाई गई और इनमें भी इस वैक्सीन के सबसे ज्यादा टीके भारत में लगे हैं। भारत में कोविड वैक्सीन के जो 220 करोड़ टीके लगाए गए हैं, उनमें 79% यानी 175 करोड़ टीके अकेले कोविशील्ड वैक्सीन के हैं, जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का ही बदला हुआ नाम है। और यही वजह है कि भारत में भी इस खबर को लेकर काफी राजनीति इस समय चल रही है और कुछ लोग इस खबर को लेकर लोगों में दहशत पैदा करने के लिए आधी अधूरी जानकारी हमारे देश में फैला रहे हैं। और आपको यह तो बताया जा रहा है कि कोविशील्ड वैक्सीन से शरीर में खून के थक्के जम सकते हैं और उससे हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, लेकिन कोई भी आपको यह नहीं बता रहा कि ऐसा बहुत ही दुर्लभ यानी रेयर यानी बहुत ही कम मामलों में होता है। उदाहरण के लिए, जिस ब्रिटेन में इस वैक्सीन पर सवाल उठ रहे हैं, वहां लोगों को इस वैक्सीन के 5 करोड़ डोज लगाए गए हैं, जिनमें से सिर्फ 81 लोगों पर इस वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट्स हुए और इससे उनकी मौत हुई। बड़ी स्क्रीन पर पहले आप एक बार ये स्क्रीन ये देख लीजिए। यानी 0.0002% लोगों को इस वैक्सीन के रेयर साइड इफेक्ट से उनकी मौत हुई है।
और खुद एस्ट्राजेनेका कंपनी ने यह बात अदालत को बताई है कि उसकी वैक्सीन से 60 लाख लोगों की जान बची है, जिससे इस वैक्सीन को सुरक्षित ही माना जाएगा। इसलिए इस आंकड़े पर आप जोर डालकर अच्छी तरह से देखिए। इसीलिए इसको कह रहे हैं कि यह दुर्लभ मामलों में ही ऐसा होता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी खुद वर्ष 2021 में यह बताया था कि इस वैक्सीन को लगवाने वाले हर 10,000 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति को इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिससे यह पता चलता है कि इस वैक्सीन के फायदे के सामने इसके साइड इफेक्ट्स कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में इस खबर को लेकर बहुत भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमारे देश में भी बड़ी संख्या में लोगों ने कोविशील्ड को लगवाया है और लोगों से कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने करोड़ों लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगवाकर उनकी जान से खिलवाड़ किया है। अब विपक्षी पार्टियां, विपक्षी दल, क्योंकि आजकल चुनाव का माहौल है, चुनाव का मौसम है, तो उनको लगा कि इसे भी एक चुनावी मुद्दा बनाया जाए और इस पर सरकार को घेरा जाए। आज जब इस खबर को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं और लोगों को डराने की कोशिश हो रही है, तब हम आपको इस खबर से जुड़ी ऐसी 5 बातें आज बताना चाहेंगे जो गलत हैं या फिर भ्रामक हैं। इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने कोविशील्ड लगवाई है तो आपको ये 5 बातें बहुत ध्यान से सुननी चाहिए और नोट कर लेनी चाहिए। पहली बात, आप में से जिन लोगों ने भी कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है उन्हें हम ये बताना चाहेंगे कि इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स वैक्सीन लगवाने के 1 से 6 हफ्ते के बीच होते हैं। तो एक बात याद कर लीजिए, 1 से 6 हफ्ते के बीच ये साइड इफेक्ट होते हैं। और अगर आपको 6 हफ्ते के अंदर भी ये साइड इफेक्ट्स नहीं हुए तो अब आपको साइड इफेक्ट्स होने की संभावना ना के बराबर है। जिन लोगों को वैक्सीन लगवाए हुए 6 हफ्ते से ज्यादा समय हो चुका है और उन्हें कोई साइड इफेक्ट अब तक नहीं हुआ है, तो अब आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। और नेशनल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के को चेयरमैन डॉक्टर राजीव जयदेवन का यह कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को कोविशील्ड की पहली डोज लगवाने के 1 महीने में कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ तो उस व्यक्ति को अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, जो लोग यह दावा कर रहे हैं कि शरीर में ब्लड क्लॉट्स की बीमारी यानी खून के थक्के जमने की बीमारी, जिसे हम टीटीएस कहते हैं, वो कोविशील्ड वैक्सीन से पैदा हुई है, वो लोग भी आपको गलत जानकारी दे रहे हैं। सच ये है कि टीटीएस नाम का यह सिंड्रोम 100 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है और पहली बार वर्ष 1924 में एक 16 साल की लड़की को यह बीमारी पहली बार हुई थी। तो यह कोई नई बीमारी नहीं है, यह कोई नया सिंड्रोम नहीं है। और मैं आपको बताता हूं कि इसे आप ध्यान से सुन लीजिए, पढ़ लीजिए। इसको कहते हैं थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम। इस बात को आपको याद रखना है। तीसरा, एस्ट्राजेनेका या कोविशील्ड अकेली ऐसी वैक्सीन नहीं है जिसके साइड इफेक्ट से दुर्लभ मामलों में ब्लड क्लॉटिंग होती है। हमारे देश में इस्तेमाल होने वाली इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, H1N1 फ्लू वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन, ये सभी वो हैं जिनसे इस तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि कोविड वैक्सीन में तो इन बाकी वैक्सीन के मुकाबले ऐसे साइड इफेक्ट्स बहुत कम या ना के बराबर होते हैं। और यहां आपको यह भी समझना होगा कि एलोपैथिक दवाइयों में बुखार और खांसी की दवाइयों के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। और भारत में हर साल पोलियो की जो 10 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई जाती हैं, उस वैक्सीन के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। यानी हमारे देश में या पूरी दुनिया में जो एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं उनके साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं। शायद ही कोई ऐसी एलोपैथिक दवाई होगी जिसके साइड इफेक्ट्स ना होते हो। लेकिन इसके बावजूद लोग अपने बच्चों को पोलियो की वैक्सीन इसलिए लगवाते हैं क्योंकि साइड इफेक्ट से ज्यादा इन वैक्सीन के लाभ हैं और अधिकांश मामलों में इन वैक्सीन से लोगों और बच्चों की जान बची है। और अगर आपसे कोई यह कह रहा है कि कोविड वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो वो व्यक्ति भी आपको गुमराह कर रहा है, क्योंकि दुनिया में इस समय जो भी दवाइयां लोग खा रहे हैं उनका कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होता है। आपने भी अगर सर्दी बुखार की, सिर में दर्द की भी अगर आपने कोई दवाई खाई है तो उसका भी कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होता है। लेकिन कोविड वैक्सीन के मामले में इसे गलत तरह से प्रचारित किया जा रहा है, जिसमें हमारे देश के कुछ लोग यहां तक दावा कर रहे हैं कि भारत में हार्ट अटैक से अचानक होने वाली मौतों का कारण ये कोविड वैक्सीन ही हो सकती है। आपने देखा होगा, ये जो तस्वीरें मैं आपको अभी दिखा रहा हूं,
आपने देखा होगा कोविड के बाद से अचानक से ऐसे बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर आने लगे जहां लोग डांस कर रहे हैं, खड़े होकर कोई काम कर रहे हैं, कहीं बैठे हुए हैं और अचानक से हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। इस तरह के वीडियोस आपने भी बहुत सारे देखे होंगे। ठीक ठाक व्यक्ति है, बिल्कुल फिट दिखाई दे रहा है ऊपर से, अचानक से हार्ट अटैक आया और गिर गया और उसके बाद मौत हो गई। और उसके बाद यह कहा जाने लगा कि यह सब कुछ कोविड की वजह से हो रहा है और जो वैक्सीन लगवाई है उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन दुनिया भर में इस पर शोध हुए, रिसर्च हुई और ऐसा कोई भी क्लिनिकल एविडेंस, कोई भी क्लिनिकल मेडिकल सबूत ऐसा नहीं मिला जो इस दावे की पुष्टि करता हो कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं ये कोविड वैक्सीन की वजह से हो रही हैं। ये थ्योरीज हैं, व्हाट्सएप पर चलती हैं, सोशल मीडिया पर चलती हैं, हम लोग आपस में जब बात करते हैं तो भी ये आशंका जरूर जताते हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन ऐसे कई रिसर्च पेपर हैं जो ये बताते हैं कि कोविड वैक्सीन ने करोड़ों लोगों की जान बचाई है। इस बात के बहुत सारे सबूत आपको मिल जाएंगे और आपकी जान भी ऐसे ही बची होगी। उदाहरण के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोविड वैक्सीन की जो 220 करोड़ डोज लगी हैं, उनसे सिर्फ 254 लोगों पर इसके साइड इफेक्ट्स देखे गए और इनमें भी सबसे ज्यादा 155 लोग ऐसे थे जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई थी। तो यहां देख लीजिए 220 करोड़ कोविड की वैक्सीन हमारे देश में लगी हैं, साइड इफेक्ट्स हुए हैं 254 लोगों पर और इनमें से भी सिर्फ 155 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोविशील्ड लगवाई थी। मैं आपके सामने एक उदाहरण खड़ा हूं, मैंने भी कोविशील्ड ही लगवाई थी और एक नहीं बल्कि 3। यानी सरकार के मुताबिक भारत में सिर्फ 0.00001% लोगों पर कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स देखे गए, जबकि ब्रिटेन में 0.0002% लोगों की इस वैक्सीन से मौत हुई, जबकि इसी वैक्सीन से पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों की जान भी बची है। यह भी सच है। इसलिए अब हम आपको यह बताएंगे कि इस वैक्सीन के फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या है, क्योंकि किसी भी चीज का आकलन आप उसके फायदे और नुकसान जानने के बाद ही कर सकते हैं। तो देखिए, फायदा यह है कि अकेले एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से दुनिया में कोविड से संक्रमित हुए 60 लाख लोगों की जान बची है और शायद इस वैक्सीन ने आपकी भी जान बचाई होगी जब आपने कोविशील्ड की वैक्सीन लगवाई होगी। जबकि नुकसान सिर्फ यह है कि इसके कुछ साइड इफेक्ट से पूरी दुनिया में लगभग 1000 लोगों की मौत हुई है। तो 60 लाख लोगों की जान बची है, 1000 लोगों की जान चली गई है। फायदा यह है कि वैक्सीन लगवाने पर ब्लड क्लॉटिंग होने की संभावना बेहद कम होती है, जबकि नुकसान यह है कि वैक्सीन की तुलना में कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर ब्लड क्लॉटिंग होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। यानी अगर आपने ये वैक्सीन नहीं लगाई तो कोविड की वजह से वैसे भी आपके शरीर में ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है और उसकी संभावना कहीं ज्यादा है। और आज अगर दुनिया कोविड काल को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुकी है तो इसका सबसे बड़ा श्रेय इस वैक्सीन को ही जाता है। और आप खुद सोचिए कि क्या आप आज ये बता सकते हैं कि आपका मास्क आपके घर में कहां रखा है? आपको याद भी नहीं होगा। ज्यादातर घरों में तो अब मास्क मिलेगा ही नहीं, आपको याद नहीं आएगा, क्योंकि वैक्सीन की वजह से अब लोग मास्क को और सोशल डिस्टेंसिंग को भूल चुके हैं। याद कर लीजिए वो जमाना जब मास्क पहनकर बाहर जाते थे, किसी को छूने में, हाथ मिलाने में डर लगता था, सोशल डिस्टेंसिंग हमारे जीवन में आ गई थी, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, बाहर सड़कों पर जाना मना था और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना मना था, सीमाएं सील कर दी गई थी और बहुत लंबे समय तक हमारे देश में लॉकडाउन रहा था। सिनेमा हॉल बंद हो गए थे, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप खाली पड़े थे, स्कूल खाली पड़े थे। जरा वो समय याद कर लीजिए आप। और आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जो इससे बचे होंगे, वरना ऐसा नहीं है कि कोविड अभी भी पूरी तरह से खत्म हो गया है। कोविड आज भी है। आज भी पिछले 1 महीने में कोविड से देश में 3000 लोग संक्रमित हुए हैं, लेकिन आज कोविड को आप ऐसे देखते हैं जैसे ये कोई सर्दी, खांसी, जुकाम का जैसा कोई मामला होता है। अब कोविड को लेकर लोगों में कोई डर नहीं दिखाई देता, क्योंकि अब कोविड की वैक्सीन हमारे पास है, कोविड की दवाई हमारे पास है और कोविड को भी हम ऐसे ही देखते हैं जैसे कोई और वायरल इंफेक्शन हमारे शरीर में हो जाता है। कई बार आप कहते हैं कि मुझे बुखार आ गया, वायरल फीवर आ गया। अब बिल्कुल ये ऐसा ही हो चुका है। और एक जमाना ऐसा था कि अगर किसी ने कह दिया कि वो कोविड पॉजिटिव है तो आप समझ लीजिए कि ये कहना मुश्किल होता था कि ये जिंदा रहेगा या बचेगा।
आज आप इस डैशबोर्ड को जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में 77.5 करोड़ लोग कोविड से संक्रमित हुए हैं और लगभग 70 लाख लोगों की इससे मौत हुई है, जबकि पूरी दुनिया में 1359 करोड़ से ज्यादा कोविड की वैक्सीन लगी है। ये एक आंकड़ा आप देख लीजिए। मुझे वो समय याद आ रहा है जब कोविड काल के दौरान हम न्यूज चैनल्स पर जब आप देखते थे तो हर समय कोविड का एक स्कोर चलता रहता था, हर समय स्क्रीन पर चलता रहता था कि आज देश भर में कोविड के कितने मामले हुए, हर समय स्क्रीन पर यह चलता रहता था आज कोविड से कितने लोगों की मौत हो गई, हर समय यह चलता रहता था कि आज कोविड से कितने लोग ठीक हुए, और यह देखकर हमें पता चलता था कि जिंदा रहने के हमारे चांसेस क्या है। WHO के मुताबिक दुनिया में 536 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोविड की वैक्सीन लगवाई है, जबकि लगभग 250 करोड़ ऐसे हैं जिन्होंने कोविड वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई है। और इनमें मशहूर टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का भी नाम है, जिन्होंने वैक्सीन की वजह से ऑस्ट्रेलियन ओपन भी उस समय नहीं खेला था। और जोकोविच के अलावा अमेरिका और यूरोप के भी कई बड़े बड़े खिलाड़ियों और कई एक्सपर्ट्स ने उस जमाने में कोविड वैक्सीन नहीं लगवाई और कहा कि उन्हें इस वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। और आपको याद होगा जोकोविच, उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया था क्योंकि उस समय जो बड़े बड़े टूर्नामेंट हो रहे थे, ग्रैंड स्लैम हो रहे थे, उन सब में यह कहा जा रहा था कि सारे खिलाड़ियों को वैक्सीनेटेड होना जरूरी है, और जोकोविच ने वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया था और तब उन्होंने कई टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया। हमारे देश भारत में भी कोविड पर बड़ी राजनीति हुई थी, जिसकी वजह से कई लोगों ने इस वैक्सीन को लगवाने से इनकार कर दिया। लेकिन आज हम यहां एक और बहुत बड़ा मुद्दा आपके सामने उठाना चाहते हैं। भारत में लोग हर रोज अपने खाने में ऐसे मसालों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनमें एथिलीन ऑक्साइड नाम का एक केमिकल होता है, जिससे कैंसर तक हो सकता है। हाल ही में MDH और एवरेस्ट के कुछ मसालों पर हांगकांग और सिंगापुर में बैन लगाया गया और कहा गया कि इनमें इस केमिकल की मात्रा ज्यादा है, जिससे लोगों की जान खतरे में आ सकती है, इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इससे कैंसर हो सकता है। इसी तरह हमारे देश में लोग अपने बच्चों को बॉर्नवीटा जैसे ड्रिंक्स पिलाते हैं जिनमें तय मात्रा से कहीं ज्यादा एडेड शुगर होता है। इसी देश में कुकिंग ऑयल, तिल के बीज, नमकीन समेत कुल 527 फूड आइटम्स ऐसे हैं जो लोग हर रोज इस्तेमाल करते हैं और जिनमें इस्तेमाल होने वाले केमिकल से कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद लोग इन मसालों को खाते हैं, नमकीन खाते हैं, उन तेलों का भी इस्तेमाल करने से कभी हिचकिचाते नहीं हैं और इन्हें लेकर कभी कोई शिकायत नहीं करते। सबसे बड़ी बात यह है कि इन मसालों में ऐसे ऐसे केमिकल्स पाए गए और हमारे देश में खाने पीने की चीजों पर जब भी चेकिंग होती है तो पता चलता है कि इसमें शुगर ज्यादा है, किसी में कोई केमिकल ज्यादा है, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो विज्ञापन के जरिए आपको मूर्ख बना रहे हैं। कोई कहता है कि इससे इम्यूनिटी आ जाएगी, लेकिन इम्यूनिटी आती नहीं है और आप खाते रहते हैं। लेकिन कभी भी कोई नेता या कोई पार्टी इन पर राजनीति नहीं करती। आपने कभी सुना नहीं होगा कि बॉर्नवीटा में शुगर ज्यादा है, इस पर किसी नेता ने राजनीति की हो, या कभी ये कोई चुनावी मुद्दा बन गया हो, या किसी मसाले में कोई केमिकल ज्यादा है जो आपकी जान को खतरे में डाल सकता है, उस पर किसी ने राजनीति की हो। लेकिन वैक्सीन पर लोग इतना ज्यादा शक कर रहे हैं और इस पर हमारे देश में राजनीति जबरदस्त हो रही है। और आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी मुद्दे पर छत्तीसगढ़ की एक रैली में फिर से एक बड़ा सवाल उठा दिया। आज फिर परेशान है, वो लेबोरेटरी वाले रिपोर्ट दे रहे हैं कि हार्ट अटैक ज्यादा हिंदुस्तान में इसलिए हो रहे हैं कि उस औषध में डिफेक्ट है। इसका कोई उनके पास जवाब नहीं है और बार बार यही कहते, ये मोदी ने कोविड के साथ सब लोगों को बचाया। नहीं भाई, कोविड के वक्त भी लूटे, बाकी के वक्त भी लूटे, अभी भी लूटते रह रहे हो और सब लूट लूट के अपने दोस्तों को दे रहे। आपको याद होगा जब यह वैक्सीन आई थी तब भी हमारे देश में बहुत राजनीति इस वैक्सीन को लेकर हुई थी और खास तौर पर विपक्ष के नेताओं ने इसे मोदी की वैक्सीन कहना शुरू कर दिया था। हमारा देश शायद अकेला देश ऐसा होगा पूरी दुनिया में जहां विज्ञान पर भी राजनीति होती है, जहां वैज्ञानिकों की नहीं सुनी जाती, डॉक्टरों की नहीं सुनी जाती। और हमारे देश में कौन सी वैक्सीन आनी चाहिए, कौन सी वैक्सीन लोगों को लगनी चाहिए, ये
फैसला डॉक्टर करते हैं, वैज्ञानिक करते हैं। और जब एस्ट्राजेनेका या कोविशील्ड हमारे देश में आई या कोवैक्सीन हमारे देश में लगनी शुरू हुई, ये फैसला वैज्ञानिकों ने किया था, ये फैसला डॉक्टरों ने किया था, क्योंकि वही सबसे बेहतर जान सकते हैं कि हमारे देश के लोगों के लिए क्या अच्छा है, क्या हमारे देश के लिए सुरक्षित है। लेकिन उस सब के बावजूद इस पर बड़ी राजनीति हुई। उस समय बहुत सारे विपक्ष के नेताओं ने वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया था कि हम तो नहीं लगवाएंगे क्योंकि ये मोदी की वैक्सीन है। और अब एक बार फिर से कोविड का वही भूत वापस लौट आया है और अब फिर से इस पर राजनीति होनी शुरू हो गई है। इसलिए आज हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि विज्ञान को राजनीति से दूर रखना चाहिए और ऐसे मामलों में जानकारी ही सबसे बड़ी वैक्सीन है। इसलिए ये जो जानकारी की वैक्सीन है ये आज हम आपको देना चाहते हैं। कोविड की वैक्सीन तो आप लगवा चुके, लेकिन अज्ञानता की ये जो बीमारी है इसके लिए एक ही वैक्सीन है, वो है ज्ञान की वैक्सीन, जानकारी की वैक्सीन, नॉलेज की वैक्सीन। आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, खास तौर पर इस कोविड के बारे में। तभी आप इस तरह के दुष्प्रचार से अपने आप को बचा पाएंगे। वरना अगर आप इन चीजों पर विश्वास करने बैठ गए तो आपके रातों की नींद उड़ जाएगी, आप परेशान रहने लगेंगे, अफवाहें फैलने लगेंगी, एक दूसरे को व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर लोग मैसेज भेजने लगेंगे और जितने भी जो लोग हैं जिन्होंने कोविशील्ड लगवाई है उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी, वो भी बिना बात के। इसलिए सुकून से सोइए, आराम से रहिए अगर आपने कोविशील्ड लगवाई है या कोई भी वैक्सीन लगवाई है दूसरी। और ये हम आपको बता सकते हैं कि ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो ये कहे कि अब इतने वर्षों के बाद आपके शरीर में उसका कोई साइड इफेक्ट आएगा। अब हमारा दूसरा विश्लेषण होगा हमारे देश की 69 करोड़ महिलाओं के लिए। इसलिए यह विश्लेषण हमारे देश की महिलाओं को समर्पित है और आज का यह विश्लेषण अगले कुछ मिनट किसी भी महिला को आज तक से हिलना नहीं चाहिए। यह विश्लेषण आपके लिए है, क्योंकि यह विश्लेषण प्रज्वल रेवन्ना के बारे में है। नाम ध्यान से सुन लीजिए, प्रज्वल रेवन्ना, जो कर्नाटक से जेडीएस का सांसद है और इस बार भी उसने लोकसभा का चुनाव लड़ा है और अगर उसे अच्छे वोट मिल गए तो हो सकता है दोबारा से सांसद बन जाए। लेकिन अगर यह व्यक्ति सांसद बन जाता है, चुनाव जीत लेता है और लोकसभा में बैठता है, तो यह पूरे देश के लिए कितनी खतरनाक बात होगी, महिलाओं के लिए कितनी खतरनाक बात होगी, अब वो सुनिए। क्योंकि इस पर यह आरोप है कि उसने कुछ सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों महिलाओं का यौन शोषण किया, उनके वीडियो बनाए, उन्हें धमकाया और उन्हें ब्लैकमेल किया। और यह बहुत ही खतरनाक और गंभीर आरोप है। देश में बैठी हुई कोई भी महिला, चाहे वो किसी भी परिवार में रहती हो, किसी भी राज्य में हो, शहर में हो, गांव में हो, वो जब ये पूरी कहानी आज सुनेगी, इस हैवानियत की कहानी, तो शायद सहम जाएगी। ऐसी कहानियां आपने फिल्मों में भी नहीं सुनी होंगी, क्योंकि इस तरह के विकृत लोग जब बड़े बड़े पदों पर बैठ जाते हैं और जब उनके हाथ में ताकत आ जाती है तो वो कितने खतरनाक हो जाते हैं और तब कोई भी महिला सुरक्षित कैसे रह सकती है। और इसीलिए आज हम इस व्यक्ति की पूरी कहानी आपको बताना चाहते हैं। हो सकता है अखबारों में अभी आपने थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आज पूरी कहानी आपके सामने है और इस कहानी को हम इसलिए भी आपको बता रहे हैं ताकि आप भविष्य के लिए भी सावधान रहें। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि जिस प्रज्वल रेवन्ना पर हजारों महिलाओं का बलात्कार और उनका यौन शोषण करने का आरोप है, फिर उनके वीडियो बनाने का आरोप है, वो प्रज्वल रेवन्ना एक पूर्व प्रधानमंत्री के पोते, एक पूर्व मुख्यमंत्री के भतीजे और एक मौजूदा विधायक के बेटे हैं। और सोचिए, जब भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री के पोते पर हजारों महिलाओं के यौन शोषण का आरोप लग रहा है तो यह कितनी गंभीर बात है, यह कितनी बड़ी बात है। यह आप अंदाजा लगाइए इस बात का कि 33 वर्ष के प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के बड़े बेटे एच.डी. रेवन्ना के पुत्र हैं, जो पहली बार वर्ष 2019 में हासन लोकसभा सीट से सांसद बने थे और उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और वर्ष 2014 से पहले वो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। बड़ी बात यह है कि एक पूर्व प्रधानमंत्री का पोता ऐसी घिनौनी हरकत कर रहा है। इतने संभ्रांत परिवार से होने के बावजूद प्रज्वल रेवन्ना पर आरोप है कि उन्होंने सैकड़ों महिलाओं का बलात्कार किया, उनके अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया और वो ये सब कुछ पिछले कई वर्षों से कर रहे थे। इसका मतलब क्या है? अगर आप किसी बहुत बड़े खानदान में पैदा हुए हैं, अगर आपने विदेशों में पढ़ाई की है, तो भी जरूरी नहीं कि आपके संस्कार अच्छे होंगे।
तो भी जरूरी नहीं कि आप कोई हैवानियत नहीं करेंगे। 26 अप्रैल को वोटिंग से ठीक पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने कर्नाटक ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 26 अप्रैल को हासन लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग होनी थी, यानी 26 अप्रैल को वहां चुनाव था, और जहां से जेडीएस ने इस बार भी प्रज्वल रेवन्ना को अपना उम्मीदवार बनाया था। क्योंकि देखिए, ये जो जेडीएस जैसी पार्टियां हैं, ये पारिवारिक पार्टियां हैं। इनमें जो सारे नेता होते हैं, जो टिकटें बंटती हैं, वो सब परिवार के सदस्य ही आपस में बांट लेते हैं। इस सीट पर वोटिंग से 2 दिन पहले 24 अप्रैल को उस इलाके में बस, ऑटो रिक्शा और स्टेशन पर लोगों को सैकड़ों पेन ड्राइव्स रखे हुए मिले, जिनमें प्रज्वल रेवन्ना के 1000 से ज्यादा अश्लील वीडियो लोड किए हुए थे। तो सोचिए कि 26 तारीख को चुनाव है, 24 तारीख को बसों के अंदर लोगों को पेन ड्राइव्स रखे हुए मिले, रेलवे स्टेशन पर लोग बैठे हुए हैं, अचानक से वहां पेन ड्राइव्स पड़े हुए हैं, ऑटो रिक्शाज में पेन ड्राइव्स पड़े हुए हैं, लोगों ने उठा लिए क्योंकि पेन ड्राइव मुफ्त में मिल रहे हैं, लोगों ने ले लिए। जब पेन ड्राइव में देखा कि क्या है, तो पता चला कि वो सारे इस व्यक्ति के और उन महिलाओं के वीडियोस थे। और ऐसा दावा है कि जिन लोगों ने ये पेन ड्राइव बसों से और स्टेशनों पर रखे थे, उन्हीं लोगों ने अलग अलग माध्यमों से ये पेन ड्राइव पुलिस तक भी पहुंचा दिए। और जब इन पेन ड्राइव्स को चेक किया गया तो पता चला कि इनमें कई वीडियो ऐसे थे जिनमें प्रज्वल रेवन्ना महिलाओं का बलात्कार कर रहे थे, और ये महिलाएं इस दौरान रो रही थी, रोते हुए खुद को छोड़ने की गुहार लगा रही थी और कह रही थी कि भगवान के लिए हमें छोड़ दीजिए। ऐसा सब इस वीडियो में बताया जा रहा है कि इनमें था। आरोप है कि इनमें से ज्यादातर अश्लील वीडियो प्रज्वल रेवन्ना ने खुद अपने मोबाइल फोन या कमरे में लगे किसी हिडन कैमरे से रिकॉर्ड किए थे, जबकि कुछ वीडियोस पीड़ित महिलाओं ने ही चोरी छिपे खुद से रिकॉर्ड किए थे। और 24 अप्रैल को सैकड़ों पेन ड्राइव्स एक साथ, इन पेन ड्राइव्स के जरिए ये सारे अश्लील वीडियोस देश के सामने आ गए और प्रज्वल रेवन्ना को लेकर इतना बड़ा खुलासा हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रज्वल रेवन्ना का असली चेहरा लोगों ने देख लिया, तब पीड़ित महिलाओं ने भी एक के बाद एक सामने आना शुरू कर दिया और यह आरोप लगाया कि उनके बलात्कार और यौन शोषण में सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना ही नहीं, बल्कि उनके 66 वर्षीय पिता एच.डी. रेवन्ना भी शामिल हैं। यानी पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा का बेटा और बेटे का बेटा दोनों ही ये काम कर रहे थे और दोनों ही महिलाओं का शोषण कर रहे थे। तो सोचिए, एक पूर्व प्रधानमंत्री के घर में, उसके खानदान में क्या चल रहा था। एच.डी. रेवन्ना के घर में काम करने वाली एक मेड ने पुलिस को यह शिकायत दी है कि जब एच.डी. रेवन्ना की पत्नी भवानी रेवन्ना घर पर नहीं होती थी, तब एच.डी. रेवन्ना उन्हें अपने कमरे में बुलाकर उनका यौन शोषण करते थे। और जब उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना घर पर आते थे, तब भी घर पर काम करने वाली सारी महिलाएं डरी सहमी रहती थीं। और प्रज्वल रेवन्ना पर आरोप है कि उन्होंने भी अपने आसपास की किसी भी महिला को छोड़ा नहीं। तो सोचिए, बाप और बेटा, 66 साल का बाप और 35 साल का बेटा, इन दोनों पर एक ही आरोप है और इन दोनों ने अपने घर में क्या हाल करके रखा था वो अब पता चल रहा है। और उन्होंने घर पर काम करने वाली महिलाओं को, उन महिलाओं की बेटियों को, पार्टी में महिला नेताओं को, पार्टी में काम करने वाली महिला कार्यकर्ताओं को और पुलिस और दूसरे सरकारी विभागों में काम करने वाली महिला अधिकारियों का बलात्कार किया और उनके अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें फिर लगातार ब्लैकमेल करते रहे। तो सोचिए, यहां तक कि पुलिस में काम करने वाली महिलाओं को भी अपना शिकार बना लिया। सरकारी पदों पर सरकारी अफसर जो महिलाएं हैं उनका बलात्कार कर रहे थे। मेड से लेकर सरकारी अधिकारियों तक सबको इन्होंने अपना शिकार बनाया। और आरोप है कि इस व्यक्ति के पास उसके संसदीय क्षेत्र की जो महिलाएं मदद मांगने के लिए आती थी, किसी काम के लिए आती थी, ये उन्हें भी नहीं छोड़ता था। और इसने अलग अलग महिलाओं के यौन शोषण के कुल 2976 अश्लील वीडियो बनाए थे। आप सोचकर हैरान हो जाएंगे, 2976 वीडियोस, और जो वोटिंग से पहले 24 अप्रैल को किसी ने लीक कर दिए। और ये वीडियो लीक कैसे हुए, अब आपको उसकी कहानी भी बताते हैं। आपको लगेगा जैसे आप कोई बहुत बड़ी क्राइम की कोई फिल्म देख रहे हैं। ये सारे वीडियोस प्रज्वल रेवन्ना के एक पूर्व ड्राइवर कार्तिक ने लीक किए हैं और आरोप है कि प्रज्वल रेवन्ना ने अपने ड्राइवर कार्तिक की जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से
वो प्रज्वल रेवन्ना को सजा दिलाना चाहता था, क्योंकि वो प्रज्वल रेवन्ना से नाराज था। और इसके लिए इस ड्राइवर ने प्रज्वल रेवन्ना के वीडियो एक पेन ड्राइव में चोरी छिपे इकट्ठा करने शुरू कर दिए। और जब उसे प्रज्वल रेवन्ना के 2976 अश्लील वीडियो मिल गए, उसने इन वीडियोस को एक पेन ड्राइव में ट्रांसफर करके बीजेपी नेता देवराजे गौड़ा को सौंप दिया। बीजेपी नेता पर इस ड्राइवर ने इसलिए भरोसा किया क्योंकि उनका प्रज्वल रेवन्ना से राजनीतिक संघर्ष चल रहा था। यानी ये जो बीजेपी नेता है, ये प्रज्वल रेवन्ना का पॉलिटिकल राइवल था और पिछले साल वो प्रज्वल रेवन्ना के पिता से विधानसभा चुनाव में हार गए थे। और इसीलिए इस ड्राइवर ने सोचा कि अगर वो ये सारे वीडियो इस बीजेपी नेता देवराजे गौड़ा को सौंप देगा तो उसे शायद इंसाफ मिल जाएगा। और इस तरह से ये वीडियो लीक हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी नेता देवराजे गौड़ा ने कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखकर यह बताया कि प्रज्वल रेवन्ना हजारों महिलाओं के बलात्कार का आरोपी है और उसके अश्लील वीडियो की एक पेन ड्राइव कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और उनके भाई डी.के. सुरेश को भी भेज दी गई। और यह बात 3 महीने पहले की है। और इसलिए अब यह आरोप लग रहा है कि जब डी.के. शिवकुमार के पास यह पेन ड्राइव 3 महीने पहले से थी तो कर्नाटक की सरकार ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि डी.के. शिवकुमार को कोई पेन ड्राइव मिली ही नहीं, वो इस बात से इनकार कर रहे हैं और उसने इस मामले में प्रज्वल रेवन्ना को लेकर बीजेपी पर ही सवाल उठाए हैं और इस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन कर दिया है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी मातृशक्ति के साथ है और इस मामले में प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कर्नाटक की सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई जरूर होगी। देखिए, श्री रेवन्ना का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना है। परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को समझना चाहिए। ये जब एक आदमी अपराध करके बाहर चले जाता है और उसके जो भी करतूत है, अगर उनको मालूम नहीं और वो भाग जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और उनकी इंटेलिजेंस क्या काम कर रही थी। बीजेपी जो बोलती नहीं हम ऐसी पार्टी नहीं, अरे कहां, आप तो तायीद कर रहे हैं उसकी। नरेंद्र मोदी को बोलना पड़ेगा, देश के सामने बयान करना पड़ेगा। अमित शाह आ रहे हैं, अमित शाह को आकर बोलना पड़ेगा इस बारे में। क्या तुम्हारी ये मोहब्बत है भारत की खवातीन से? अगर कोई मुसलमान होता तो अब तक यूएपीए लग जाता, एनआईए आ जाती और क्या बोलते उस पे? ये लव जिहाद है, बोलते ना, ये लव जिहाद है। ये क्या कर रहा है? ये तो अरे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। अरे क्या बोलूं इसको? जेडीएस ने प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है और उनके चाचा एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा है कि लोगों को अपने बुरे काम का नतीजा भुगतना पड़ता है और प्रज्वल रेवन्ना को भी ऐसा करना ही होगा। This is the manipulation of Congress to diminish, destroy the image of the family. Here, the way in which the Congress friends, they are alleging towards our family. You can see it. What is the role of Devegowda ji, or what is the role of myself in this incident? We are not responsible for all those things. That is individual issue of Prajwal Revanna. Okay, you discuss Prajwal Revanna? No, I am not in contact with him. I have no contact with him. देखिए, एच.डी. कुमारस्वामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एच.डी. कुमारस्वामी के पिता
एचडी देवेगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और जिस व्यक्ति की बात हो रही है प्रज्वल रेवन्ना, वो एचडी कुमारस्वामी का सगा भतीजा है। और कुमारस्वामी क्या कह रहे हैं कि जो कुछ हमारे भतीजे ने किया है उसमें एचडी देवेगौड़ा की क्या गलती है, हमारी भी क्या गलती है। आज एक बड़ा सवाल यह बनता है कि उस घर में बाप और बेटे दोनों ये काम कर रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को पता ना चला हो, कि परिवार के किसी और व्यक्ति को इसके बारे में अभी तक भनक ना लगी हो, जबकि प्रज्वल रेवन्ना 3000 वीडियो बना चुका है। मतलब कई वर्षों से ये काम कर रहा होगा। 3000 वीडियो बनाने में भी आप सोचिए, अगर उसने हर रोज एक वीडियो भी बनाया हो तो साल में 365 दिन ही होते हैं, उसमें भी अब आप सोचिए कि कितने साल लगे होंगे। एचडी कुमारस्वामी ने अपने भतीजे प्रज्वल रेवन्ना का शायद इसलिए भी बचाव नहीं किया क्योंकि एचडी कुमारस्वामी और उनके भाई यानी प्रज्वल रेवन्ना के पिता एचडी रेवन्ना के बीच जेडीएस में वर्चस्व की लड़ाई पिछले कई वर्षों से चली आ रही है। यानी जेडीएस में भी आपस में दोनों भाइयों के बीच संघर्ष चल रहा है, दोनों की आपस में बनती नहीं है। एचडी रेवन्ना एचडी कुमारस्वामी से 3 साल बड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद एचडी देवेगौड़ा की जेडीएस में एचडी कुमारस्वामी को ज्यादा प्राथमिकता मिलती है और जेडीएस की सरकार में मुख्यमंत्री भी वही बने थे। और यही वजह है कि इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में एचडी कुमारस्वामी ये कह रहे हैं कि जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा, और एचडी रेवन्ना ये कह रहे हैं कि वो किसी जांच से नहीं डरते, और वो ये भी कह रहे हैं कि ये वीडियो 4-5 साल पुराने हैं। अब बताइए ये क्या लॉजिक है कि 4-5 साल पुराने हैं। प्रज्वल रेवन्ना समाज में विकृत मानसिकता और राजनीति में परिवारवाद का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय बन गया है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के परिवार के कुल सदस्य इस समय सक्रिय राजनीति में देखिए कौन कौन है। इनमें उनके बड़े बेटे एचडी रेवन्ना विधायक हैं, एचडी कुमारस्वामी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एचडी रेवन्ना की पत्नी भवानी रेवन्ना पूर्व जिला पंचायत की सदस्य हैं, उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना सांसद हैं और सूरज रेवन्ना विधान परिषद के सदस्य हैं। इसी तरह एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन वो हार गए, और उनकी पत्नी अनीता कुमारस्वामी 2 बार विधायक रह चुकी हैं। इससे आप इस परिवार के परिवारवाद को भी समझ सकते हैं। यानी पूरा जो परिवार है, असल में जेडीएस पार्टी ये पूरा परिवार ही है। पार्टी क्या है? सिर्फ एक परिवार की पार्टी है जिसमें सारी टिकटें, सारे महत्वपूर्ण पद परिवार के लोगों को मिलते हैं। और फिर इतनी शक्ति हासिल करने के बाद ये लोग क्या करते हैं, ये अभी आपने देख लिया। प्रज्वल रेवन्ना हासन में वोटिंग के अगले ही दिन 27 अप्रैल को भारत छोड़कर भाग गया, और ऐसा कहा जा रहा है कि इस समय वो जर्मनी में हो सकते हैं। आज हम यही कहना चाहेंगे कि प्रज्वल रेवन्ना अगर बेकसूर है, अगर उसे लगता है कि उस पर यह आरोप गलत लगे हैं, तो उसे तुरंत भारत लौट आना चाहिए। जो भी कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ है उसका सामना करना चाहिए और अदालत में अपना यह मामला लड़ना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि वो इस देश की 70 करोड़ महिलाओं की अदालत में इस समय सबसे बड़े गुनाहगार के तौर पर खड़े हैं, और उन्हें वापस आना चाहिए और अपने खिलाफ लग रहे आरोपों का सामना करना चाहिए। हो सकता है कि यह पूरा मामला राजनीतिक हो, क्योंकि पेन ड्राइव में जितने वीडियोस अभी तक देखे गए हैं, यह नहीं कहा जा सकता कि ये वीडियोस कहां से आए उस पेन ड्राइव में। क्या ये सारे वीडियो इस व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन से ही बनाए हैं? क्या ये सारे वीडियो उसने खुद शूट किए हैं? ये सारे वीडियोस कहां से आए हैं, ये तो इनकी पूरी जांच करके पता चलेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश में एक पूर्व प्रधानमंत्री के घर में ये सब हो रहा है, उसके परिवार में ये सब कुछ हो रहा है, और हमारे देश के जो नेता हैं इस पर राजनीति कर रहे हैं। कर्नाटक की सरकार से, कांग्रेस से हम यही कहना चाहेंगे कि अगर किसी राज्य में किसी महिला का बलात्कार होता है, कोई और लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, तो ये उस राज्य की सरकार की जिम्मेदारी होती है, उस राज्य की पुलिस की जिम्मेदारी होती है। अगर कर्नाटक में 3000 महिलाओं का शोषण हुआ है, उनका बलात्कार हुआ है, उन्हें ब्लैकमेल किया गया है, तो ये कर्नाटक पुलिस की जिम्मेदारी है, ये कर्नाटक की सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर ये पूरी जानकारी होने के बाद भी कर्नाटक की सरकार इंतजार करती रही और उन्होंने ये सोचा कि वोटिंग से 2 दिन पहले इसे लीक करा दिया जाए ताकि चुनावों में इसका फायदा उठाया जा सके, तो फिर हमें उन 3000 महिलाओं पर तरस आता है, राज्य की उन तमाम महिलाओं पर तरस आता है जिनका एक तरीके से सौदा कर दिया गया, और उस सौदे के तहत राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की गई, वोट पाने की कोशिश की गई।
आप सोचिए, हमारे जो देश की महिलाएं हैं वो आखिर किस पर विश्वास करेंगी? इस तरह के लोग जब बड़े बड़े पदों पर बैठते हैं, संवैधानिक पदों पर बैठते हैं, और मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि सरकारी पदों पर ही, प्राइवेट सेक्टर में भी अगर ये किसी बड़े पद पर बैठते हैं, किसी महिला से नौकरी के सिलसिले में मिलते हैं, किसी महिला का इंटरव्यू करते हैं, किसी महिला को कहीं मिलने के लिए बुलाते हैं, इन लोगों के घरों में अगर कोई महिला काम करने के लिए जाती है, जहां पर ये जाते हैं, जिन दफ्तरों में अगर इनके जो कोलीग्स हैं वो अगर महिलाएं हैं, तो ये उनके बारे में क्या सोचते होंगे, किस नजर से उन्हें देखते होंगे, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति लोकसभा में बैठा है इतने वर्षों से, तो सोचिए लोकसभा में जो महिलाएं हैं ये उन्हें भी किस नजर से देखता होगा। इसके आसपास जितनी महिलाएं इसे अपना सांसद मानकर, अपना प्रतिनिधि मानकर जो इससे मिलने के लिए जाती होंगी, उन्हें किस नजर से देखता होगा और कैसे उनका शोषण करता होगा, ये सोचकर ही आप सहम जाएंगे। देश की महिलाओं से आज हम यही कहना चाहेंगे कि हो सकता है उनके आसपास भी शक्तिशाली पदों पर कुछ लोग बैठे हुए ऐसे ही हों और उन्हें इस बात की जानकारी हो। आपसे बस इतना कहेंगे कि आप इंतजार मत कीजिए किसी का, आप तुरंत ऐसे लोगों का जो है उनका जो चेहरा है वो समाज के सामने और सरकार के सामने, पुलिस के सामने उजागर कीजिए, क्योंकि इस मामले में ये जो महिलाएं हैं वर्षों तक इन्होंने सिर्फ इंतजार किया, ये डरी हुई थी, वरना इतने वर्षों तक ये लड़का, ये आदमी इतनी महिलाओं का शोषण नहीं कर पाता। इसलिए जागने का समय है, अपनी ताकत पहचानने का समय है। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा कर रहा है तो आपको तुरंत उसके खिलाफ आवाज जरूर उठानी चाहिए। अब देखिए, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह को ही अपने फेक वीडियो को अपनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलाकर लोगों को दिखाना पड़ रहा है। और ये मैं आपको बताऊंगा, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गृह मंत्री अमित शाह ने, और सोचिए स्थिति ये हो गई है कि भारत के गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना ही फेक वीडियो चला रहे हैं और बता रहे हैं लोगों को कि देखिए कैसे एक डॉक्टर्ड वीडियो के जरिए उनके नाम पर दुष्प्रचार करने की कोशिश की गई है। और इस फेक वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी को असम से, जो कांग्रेस की सोशल मीडिया सेल से जुड़ा हुआ है, आईटी सेल से, जबकि 2 आरोपियों को अहमदाबाद साइबर क्राइम टीम ने गुजरात से गिरफ्तार किया है, जिनमें एक आरोपी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है और दूसरा कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। गुजरात से गिरफ्तार हुए आरोपियों में से एक सतीश वंसोला कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी का पीए है और दूसरा आरबी बारिया आम आदमी पार्टी का जिला प्रमुख है। और इन दोनों ने ही गृह मंत्री अमित शाह के फर्जी वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। अपने पीए की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी ने कहा कि दलित को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो सोचिए, दलित कार्ड यहां भी खेल दिया, जबकि वो ये चाहते हैं कि इन सब लोगों को फेक न्यूज फैलाने की पूरी आजादी मिल जाए। आज के सोशल मीडिया की दुनिया में अनगिनत हजारों लाखों रील्स, फेसबुक के पोस्ट और व्हाट्सएप के मैसेजेस और वीडियोस घूमते रहते हैं, जिसमें किसी का गलत इंटेंशन न हो तब भी लोग गलती कर बैठे हैं। ऑफ कोर्स लोगों को सावधान रहना चाहिए, वो आप हो, मैं हो या सतीश भाई हो, लेकिन सिलेक्टिवली किसी को चुनाव के वक्त वो कैंपेन न कर पाए, इस प्रकार से टारगेट करना, और वो भी जहां पर नॉर्थ गुजरात की पाटन और लोकसभा की सीट जहां कांग्रेस डंके की चोट पर चुनाव जीतने जा रही है, वहां दलित समाज का वो काम न कर पाए, दलित समाज के बीच में मोबिलाइजेशन न कर पाए, उस इंटेंशन के साथ उसकी गिरफ्तारी करना, उसके पीछे की मंशा बहुत साफ है। भाजपा आरएसएस के लोग पूरा आईटी का सेल चलाते हैं। अब आप देखिए, भारत के गृह मंत्री अमित शाह को खुद आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और कहना पड़ा कि आरक्षण को लेकर उनके एक पुराने वीडियो के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कुछ लोगों ने छेड़छाड़ की और इस डॉक्टर वीडियो के जरिए देश में झूठ फैलाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी एक झूठ फैलाकर जनता के बीच में भ्रांति पैदा करना चाहती है। मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण की समर्थक है और हमेशा इसके संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। ये बात नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार सार्वजनिक भाषणों में स्पष्ट की। एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण में
किसी एक राजनीतिक दल ने अगर डाका डाला है तो वो कांग्रेस पार्टी ने डाला है। तो सोचिए, अमित शाह को अपने बचाव में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। देश में हमारा देश कहां से कहां आ गया है। टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को आरामदायक बनाती है, हमारे लिए नई नई सुविधा लेकर आती है, लेकिन टेक्नोलॉजी का जब दुरुपयोग होता है तो कैसे होता है, और ये चुनाव में भी होता है। बैलेट पेपर से के चुनाव वाले दौर में चुनाव प्रचार भी बिल्कुल अलग तरीके से हुआ करता था। तब पार्टियां चुनाव प्रचार के लिए नेताओं के बड़े बड़े पोस्टर्स दीवारों पर लगाया करती थी। तब चुनाव प्रचार के लिए जगह जगह दीवारों पर ऐसे पोस्टर लगते थे जिन पर उम्मीदवारों के नाम और उनके चुनाव चिन्ह ऐसे दिखाए जाते थे। चुनाव प्रचार कुछ ऐसा होता था। उस दौर में चुनाव में लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल होता था। जगह जगह लाउड स्पीकर्स के जरिए चुनाव प्रचार होता था। गाड़ियों पर लाउड स्पीकर्स लगाकर पार्टी और उम्मीदवार अपना प्रचार किया करते थे। और आपने सुना होगा कि फलाने उम्मीदवार को उस पर मोहर लगाकर या बटन दबाकर उसे सफल बनाए। लेकिन अब दीवारों की जगह मोबाइल फोन की स्क्रीन ने ले ली है और अब प्रचार में टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी भूमिका हो गई है। चुनाव में अब वीडियो और मैसेजेस का ज्यादा इस्तेमाल होता है, एसएमएस का इस्तेमाल होता है, व्हाट्सएप का इस्तेमाल होता है और इस तरह के फेक वीडियोस का इस्तेमाल होता है जो आपकी स्क्रीन पर जाकर चिपक जाते हैं। और इस देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद इसका शिकार इस बार बन गए। तो सोचिए, हमारे देश में चुनाव प्रचार कहां से कहां आ गया। कई बार ऐसा लगता है कि वो पोस्टर चिपकाने का दौर, दीवारों पर नारे लिखने का दौर, ऑटो रिक्शा पर लाउडस्पीकर के जरिए चुनाव प्रचार का दौर इससे कहीं ज्यादा ईमानदार था, इससे कहीं ज्यादा सरल था। और आजकल जब से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, जब से ये फेक डॉक्टर्ड वीडियोस आए हैं, तब से ये लोगों के साथ इतना धोखा कर रहे हैं, जिससे कई बार ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी अच्छी तो है लेकिन साथ ही नई चुनौतियां भी लेकर आती है। और जिंदगी के नियम भी कबड्डी की तरह होते हैं। जैसे ही आप सफलता की लाइन की तरफ बढ़ते हैं, वैसे ही लोग आपके पैर पीछे खींचने लगते हैं।